हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन है, ये नहीं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंजिंग इस बार सीएचएसएल में कुछ पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। और हम लोग डे वाइज सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से 11 जुलाई तक, तो एक दिन में मैं एक वीडियो में मैं एक दिन का क्वेश्चन लूँगा, उसके चारों शिफ्ट में जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको निकाल के मैं यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। और ये वाला वीडियो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए लैपटॉप चार्जर इज़ सोल्ड फॉर ₹2540 इन कैश और for a down payment of ₹1340 in cash together with ₹1205 to be paid after 1 month. Find the rate of interest charge in the installment scheme. बोलता है एक लैपटॉप चार्जर को जो है दो स्कीम से सेल किया जाता है। एक स्कीम ये है कि 2540 में सेल किया जाता है, और दूसरा स्कीम क्या है कि तुम 1340 डाउन पेमेंट कर दो। अभी जैसे अभी ख़रीदने गए तो अभी 1340 डाउन पेमेंट कर दो और एक मंथ बाद 1205 रुपया पे कर देना, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट का। अब देखो, मैं चार्जर ख़रीदने गया तो मुझे अगर मैं कैश में लूँगा तो 2540 लगेगा, लेकिन मैंने बोला मैं डाउन पेमेंट पे लूँगा। डाउन पेमेंट वाला स्कीम मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने क्या किया कि 1340 पे किया, 1340 पे कर दिया। तो अभी और हमको कितना देना है, 1200 देना है। लेकिन एक मंथ बाद हम पे कितना कर रहे हैं, एक मंथ बाद हम पे कर रहे हैं 1205 रुपया, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं 1 मंथ में, 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, किस में, 1200 में, ठीक है। तो यही इंटरेस्ट हो गया। ये मंथली इंटरेस्ट हुआ, इंटू 100 कर देंगे तो ये मंथली इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमें पूछा गया है क्या, ईयरली इंटरेस्ट, पर एनम का इंटरेस्ट पूछा गया है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 से ये कट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 5% पर एनम इंटरेस्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, ट्रायंगल PQR इज ए ट्रायंगल, MN इज ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग PQ in M and PR in N such that MN is parallel to QR and divides triangle PQR into 2 parts which are equal in area. What is the ratio of MQ to PQ? एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, और बोला गया है MN इज ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग PQ एट M एंड PR एट N, ठीक है। देखो MN एक लाइन सेगमेंट है जो PQ को M पे काटता है और PR को N पे काटता है, और MN इज पैरेलल टू QR दिया गया है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि MN जो है इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करा, यानी कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी यहाँ इतने पार्ट का भी एरिया क्या होगा, 1 ही होगा। और फिर अगर ये पैरेलल है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल PMN और PQR में ये वाला एंगल तो सिमिलर ही होगा, दोनों में सेम ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। PMN और PQR क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा यहाँ से। तो सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे। सिमिलरिटी में एरिया का रूल, जैसे एरिया का रूल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर बाय साइड का स्क्वायर हो जाता है, PM का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं PN का स्क्वायर बाय PR का स्क्वायर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं MN का स्क्वायर बाय QR का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमसे पूछा क्या गया, MQ रेशियो PQ, MQ रेशियो ये PQ, ठीक है। तो हम MQ कैसे लाएंगे, PQ माइनस PM करेंगे, तो हमें PM और PQ का लेंथ पता होना चाहिए। अब देखो एरिया P यहाँ से ये PMN का एरिया तो 1 है, लेकिन PQR का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो PQR का एरिया हो जाएगा 2, PMN का एरिया कितना है, 1 है, और PQR का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, PM का स्क्वायर बाय
पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी एम बाई पी क्यू कितना आ जाएगा, पी एम बाई पी क्यू आ जाएगा, रूट अंडर ले लेंगे तो वो 1/1 का रूट अंडर तो 1 ही होगा, ये √2 1/√2 आ गया। अब हमसे पी एम बाई पी क्यू तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है एम क्यू बाय पी क्यू पूछा गया है। एम क्यू कैसे आएगा, एम क्यू के लिए क्या करेंगे, पी क्यू माइनस पी एम करेंगे। पी क्यू कितना है, पी क्यू है एम क्यू बाय पी क्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो एम क्यू कैसे आएगा, पी क्यू माइनस पी एम बाय पी क्यू। ठीक है, अब देखो पी क्यू कितना दिया हुआ है, √2, पी क्यू √2 निकला है, और पी एम कितना है 1m-1 करेंगे बाय √2, तो √2 - 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ए शॉपकीपर सेल्स गुड एट 40% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 25% लेस वेट, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखो एक शॉपकीपर जो है वो कोई सामान बेचता है तो कॉस्ट प्राइस से 40% कम में बेचता है। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 2/5, यानी कि 5 का सामान था तो वो कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। लेकिन क्या करता है, चालाकी क्या करता है वो कि 25% कम वेट देता है। अगर कोई सामान ये सामान बेच रहा है तो इसमें जो है इसमें 25% कम करके वो वज़न करता है। ठीक है, हो सकता है उसका वेइंग मशीन में कुछ डिफ़ॉल्ट हो जिस वजह से उसको 25% कम ग्राहक को देता है। 25% कम देता है ग्राहक को, मतलब इस 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। यानी कि 4 उसको देना तो चाहिए 4, लेकिन वो देता कितना है, 3 ही देता है। यानी कि उसका लागत जो है उसका 3 का लागत लगता है, लेकिन कस्टमर से कितना लेता है, 4 का पैसा लेता है। ठीक है, तो यही हो गया, इसी का सक्सेसिव लगा, 3 से 3 कट गया, 5 से 4 हो जाएगा। तो कितना का इसको यहाँ पे उसको घाटा हुआ है। ठीक है, कितना का घाटा हुआ है, 1 का घाटा हुआ है, किस में हुआ है, 5 में। तो 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 20%, तो यानी कि 20% उसको लॉस होगा ओवरऑल। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू टू साइड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर विथ साइड पी क्यू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर का लेंथ भी 40 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू आर कितना है 60 सेंटीमीटर, और क्यू से एक वर्टेक्स पी आर पे डाला गया है। क्यू वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड डाला गया है पी आर पे, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ये क्यू एन है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, वर्टेक्स का लेंथ पूछा गया, फाइंड दी अल्टीट्यूड का लेंथ पूछा गया, ये क्यू एन का लेंथ पूछा गया है। कैसे निकालेंगे हम क्यू एन का लेंथ, मान लेते हैं एक्स है, पहले हम क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में वर्टेक्स अगर यहाँ से इन दोनों जो इक्वल साइड के बीच से वर्टेक्स रहता है, इस पे बीच वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे अल्टीट्यूड रहता तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स पे नहीं है। ठीक है, अनइक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स पे से अल्टीट्यूड है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया के लिए जब 3 साइड दिया हुआ रहता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एस क्या है, यहाँ से सेमी पेरीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40 + 60 100 100 + 40 140 140 का आधा कर देंगे तो 70। ठीक है, 70 गुने 70 - 60 एस माइनस ए 70 - 60 10 70 - 30 70 - 40 कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो ये एरिया हो गया इसका। ऐसे अगर हम लोग अल्टीट्यूड से एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, अल्टीट्यूड से अगर निकाले तो इसका एरिया होगा ये 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर अल्टीट्यूड से एरिया निकाले तो क्या होगा 1/2 इंटू जिस पे अल्टीट्यूड है बेस कितना है 40 इंटू ये अल्टीट्यूड का लेंथ क्यू एन का लेंथ कितना माने हम x माने हैं, यानी कि 2 से कटा दो 20x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 70 गुना 10 गुना 30 गुना 30 30 गुना 30 2 है इसमें, तो एक 30 बाहर आ जाएगा, और 7 गुना 100 यानी कि 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो एक 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, 100 बाहर निकालेंगे तो यही आ गया, और इस सब कटा दो तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2 से 15 बार में, यानी कि x यानी कि अल्टीट्यूड का लेंथ कितना निकल गया, 15√7 निकल गया। ठीक है, 15√7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल है PBA एंड PDC आर 2 सेकेंट। PBA और PDC 2 सेकेंट है, AD डायमीटर है। ठीक है, AD डायमीटर है, AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O। ठीक है, एंगल A दिया हुआ है 30 और एंगल P दिया हुआ है 20। तो हमसे पूछा गया है ट्रायंगल DBC का वैल्यू पूछा गया है, DBC यानी कि इस वाले एंगल का हमें वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल DAP में आओ। ठीक है, ट्रायंगल DAP में अगर आते हैं तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 30 + 20 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इस आर्क से यहाँ पे 50 बन रहा है, ये इस आर्क से ये एंगल बन रहा है यहाँ पे सर्किल के सरकमफेरेंस पे, और इसी आर्क से ये वाला भी एंगल बन रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस से, यानी कि ये 50 होगा तो ये भी 50 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से हमें पता है सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये पूरा वाला एंगल जो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 को, तो यहाँ से यहाँ तक इतना दूर कितना हो जाएगा, ये 50 है और पूरा 90 है, तो इतना दूर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एंगल DBC कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। साइन थीटा बाय 1 + cos थीटा प्लस 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 इंटू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का पहले भी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, मेरे पीछे वाले भी जो भी वीडियो है अभी जैसे CPU का मैंने ट्रिग्नोमेट्री के CPU 2024 के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सॉल्यूशन करा चुका हूँ मैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर डायरेक्ट होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है जैसे 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर इधर ले आ जाएं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इधर ले आते हैं, 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर ये वाला मैंने ये वाला यहाँ ले आया और ये वाला साइन इस यहाँ पे ले आया, तो यही बन गया, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और अगर आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें भी तो यहाँ से भी दिख रहा है कि साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इस टाइप के जब भी सवाल पूछते हैं, इस टाइप का जब भी सवाल पूछता है तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन थीटा बाय 1 + cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नीचे 1 + cos थीटा है तो हम लोग नीचे ऊपर साइन है तो ऊपर साइन वाला ले लेते हैं, इसको 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ पे भी मैंने बताया कैसे आता है डायरेक्ट, तो यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन अगर कॉमन ले ले, ऊपर इधर कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से आएगा, साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा प्लस 1 +
कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर ले जाएंगे सवाल को, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाइड फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और अगर इस तरह का जब भी पूछे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हमें चेंज करना है, ऊपर साइन ही रखना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2106 दिया गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2160 प्रशांत अलाउ 20% डिस्काउंट एंड अर्न्स 28% प्रॉफिट। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट द प्रॉफिट विल बी। देखो प्रशांत कोई आर्टिकल को से बेचता है, कितने में, 2160 रुपये में बेचता है। तो वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है 20% का डिस्काउंट देता है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना होता है, 28% का प्रॉफिट होता है। बोल रहा है अगर उसको डिस्काउंट ना दिया जाए यानी कि कितना में, किस पे बेचेगा, एमपी पे बेचेगा। डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग, डिस्काउंट देते हैं एमपी पे। तो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो डायरेक्ट आर्टिकल को जो है किस में बेचा जाएगा, एमपी पे बेचा जाएगा, और इससे हम लोगों को कोई कुछ लेना ही देना नहीं है। डायरेक्ट जैसे सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20, 100 प्लस प्रॉफिट होता है यानी कि 28। सीपी से एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से 80/128, 16/85, 16/8 128। अब बोल रहा है कुछ डिस्काउंट ही नहीं देगा, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 पे 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 3/5 का फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 20 दिया, 1/5 का होता है 20%, तो 3/5 का कितना हो जाएगा 60%, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 60%। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कट आउट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो एक सर्कल है, ठीक है, r यूनिट का उसका रेडियस है, और इससे जो है लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल को कट किया जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल को कट किया जाता है। तो पूछा गया है इससे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इसका जो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है r, यानी कि क्या दिया हुआ है, सरकम रेडियस दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है ये सरकम रेडियस। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस कितना होता है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3 होता है, a/√3। और रेडियस दिया कितना गया है, r यूनिट दिया गया है, यानी कि a कितना हो जाएगा r√3 यानी कि √3r। तो ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा, a यूनिट है तो उसका कितना हो जाएगा √3r हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एन इलेक्शन वाज हेल्ड बिटवीन 2 कैंडिडेट, द विनिंग कैंडिडेट स्कोर्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाय 88 वोट्स। इफ 28 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 58 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, देन टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड इन द इलेक्शन। अब देखो 2 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को 54% वोट मिला और वो 88 वोट से जीत गया। देखो अगर पहला कैंडिडेट को कितना वोट मिला, पहला कैंडिडेट को वोट मिला 54%, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा, दूसरा कैंडिडेट को कभी भी होता है वैलिड वोट का 54% मिला है, तो वैलिड वोट का दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा 46% मिला होगा, ठीक है, 46%। 100 - 54 करेंगे 46%। और ये जीता है कितना, जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता है, 88 वोट से जीता है, यानी कि इसका डिफरेंस दिया हुआ है 88 वोट्स, तो 14 में से 6 गया, 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 से 11 बार में जाएगा तो 1100 आ जाएगा, यानी कि ये कितना है वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट्स है 1100, लेकिन 58 वोट तो इनवैलिड भी डिक्लेयर किया गया था, तो टोटल वोटिंग हुआ कितना वहाँ पे 1100 में 58 जोड़ देंगे तो 1158 टोटल वोट वहाँ पे पुल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 24 यूनिट एंड आर्क लेंथ इज 7.5 यूनिट। अब आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, एरिया पूछा गया इस आर्क का, इस सेक्टर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हमें पता है, आर हमें पता है 24 यूनिट, और हमें बस क्या पता होना चाहिए, थीटा बाय 360 का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो ये आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं 2 पाई आर थीटा बाय 360, और आर्क का लेंथ दिया कितना गया 7.5 यूनिट। यहाँ से हम लोग थीटा बाय 360 का वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा बाय 360 इसको सॉल्व नहीं करते, जैसे का तैसे रहने देते हैं, तो 7.5 बाय 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, थीटा पे 360 यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू 24 का स्क्वायर, 24 यूनिट दिया है रेडियस, 24 इंटू 24, और थीटा बाय 360 का वैल्यू कितना है 7.5 बाय 2 पाई आर यानी कि 24। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 24 से 24 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 12 बार में 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, यानी कि 84 + 6 90 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी स्टेज सेम। ठीक है, देखो अब एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, अगर यहाँ पे कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को क्या रखना है सेम रखना है, एक्सपेंडिचर को अगर सेम रखना है तो अगर मान लेते हैं एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का क्या होगा, प्राइस अगर यहाँ मान लेते हैं के कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन जो है, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे का क्या होगा इन्वर्स होगा। ठीक है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा। ठीक है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा, यानी कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है, प्राइस 36% बढ़ रहा है, 36% बढ़ रहा है, 36% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 9 चौके 36, यानी कि 25 से 34 हो जा रहा है। ठीक है, 9/25 हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 25 से 34 हो जा रहा है प्राइस। तो कंजम्पशन क्या होगा, ये प्राइस हो रहा है, प्राइस 25 से 34 हो रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा इसका इन्वर्स, यानी कि 34 से 25 होगा। तो कंजम्पशन में कितना का डिक्रीज आएगा 9 का डिक्रीज आएगा, किस में 34 में। ठीक है, 900/34 हो जाएगा फ्रैक्स इसका परसेंटेज वैल्यू। तो 34 से 900 को भाग दे दो, 34 दूना 68 होता है, बचेगा कितना 22 0 34 34 पचे 170 होता है, 34 छके 6 चौके 24, बचेगा कितना 2 छत्री 18 2 20, माइनस करेंगे तो 16 पॉइंट का ये आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में 26 पॉइंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू इतना दिया। ठीक है, इतना दिया हुआ है सब, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया है। अब एक ट्रायंगल दिया है, इस सिमिलरिटी पे ये वाला सवाल अक्सर पूछ ही देता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम में फेवरेट सवाल है ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, डी और ई पॉइंट है कहाँ पे, ए बी और ए सी पे डी और ई 2 पॉइंट है। ठीक है, डी और ई, और डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। और यहाँ पे दिया गया है ए डी एक्स दिया हुआ है, और डी बी दिया हुआ है x-3, ए ई दिया हुआ है x+3, और ई सी दिया हुआ है x-2। हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा पीछे भी मैं बता चुका हूँ इस टाइप का सवाल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, और ये दोनों इसमें तो कॉमन ही है दोनों, तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा, यानी कि ए डी बाय डी बी, ए डी बाय ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाय ए सी। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा डी ई बाय बी सी। ए डी कितना दिया हुआ है, x यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ए डी दिया हुआ है x, और डी बी दिया हुआ है x-3, यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे x
2x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई दिया हुआ है x प्लस 3 और ए सी कितना है, ए सी कितना हो जाएगा यहाँ से, ए सी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको इतना तो टाइम होता नहीं एग्ज़ाम में कि एक एक करके इसका इक्वेशन को बनाओ फिर इक्वेशन सॉल्व करो। ऑप्शन एक्स का वैल्यू इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, तो क्यों ना हम वैल्यू पुटिंग से कर दें। एक्स का वैल्यू हम अगर रखते हैं 4.5, क्योंकि पहला ऑप्शन 4.5 ही है, 4.5 रखते हैं और 4.5 से गुने 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 3 गया तो 6, इधर आ गया 4.5/6 और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4.5 प्लस 3 यानी कि 7.5/4.5, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओ यहाँ से, नीचे एक जीरो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 15 तिया 45, 15 चौके 60। रेशियो दोनों का बराबर आ गया यानी कि x इक्वल टू 4.5 पे वैल्यू सेटिस्फाई करा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड AB इज़ 50 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ अदर साइड इज़ 42 सेंटीमीटर, और अदर साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 294 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखो, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब उसका जो एंगल होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से बनाते हैं। इसका जो लार्जेस्ट है ये सबसे बड़ा एंगल है, इसके सामने जो होता है साइड वो सबसे बड़ा साइड होगा, यानी कि मान लेते हैं AB और C एक ट्रायंगल है, AB सबसे बड़ा साइड है, AB कितना है 50 सेंटीमीटर का है, और अदर साइड इसका अदर साइड कितना दिया 42 सेंटीमीटर का दिया गया है, और एरिया दिया गया है इसका कितना 294। तो हमसे पूछा गया थर्ड साइड, इसका लेंथ पूछा गया कैसे निकालना है। अब देखो, हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर, इस तरह से मान लेते हैं ये P है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना है 42 इंटू हाइट, अल्टीट्यूड का हाइट AP का लेंथ यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है 294 दिया हुआ है। 2 से 21 बार में ये कटेगा, 21 से कितने बार में कटेगा, 21 से कम 21 चौके 84, यानी कि AP का लेंथ यहाँ से कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया। अब ये क्या है APB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल, हमें इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ निकालने के लिए अगर हमको इसका PC का लेंथ पता हो जाए तो हम आसानी से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना APC, तो ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको PC का वैल्यू पता हो जाए। PC का वैल्यू कैसे पता हो जाएगा, अब देखो जैसे ये पूरा ट्रायंगल है APB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें 7, 24, 25 का ट्रिपलेट पता है, 25 यानी कि ये दोगुना हो रहा है, और ये वाला लेंथ 14 है तो 7 गुने 2 हो रहा है 14, और ये 25 गुना 2 हो रहा है 50 APB में ये वाला 7 है, 7 के 7 24, 7 25 और ये यहाँ से यहाँ तक 24 हो जाएगा 24, यानी कि 2 गुना हो रहा है ये 7 दुना और ये 25 दुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 24 दुना 48 होना चाहिए। PB का लेंथ कितना हो चाहिए 48 होगा टोटल। तो यहाँ से PC का यहाँ से यहाँ तक 42 है और पूरा PB है 48, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो AC का लेंथ यहाँ से कितना हो जाएगा, AC का लेंथ निकाले तो अगर ये 2 गुना 7 लिख सकते हैं और इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 3, तो AC का लेंथ क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर AC का लेंथ आ जाएगा 2 कॉमन 2 इंटू रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 7 7 49 प्लस 9 58, तो 2 रूट 58 आ जाएगा AC का लेंथ। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉमन लेके समझ में नहीं आ रहा है 2 कॉमन कैसे ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। AC का लेंथ क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इससे भी डायरेक्ट यही आंसर आएगा 2 इंटू रूट 58। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एरिया
600 मीटर स्क्वायर्ड इज टू बी मेड सच दैट हाइपोटेनस इज डबल दी बेस फॉर द ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज डैश मोर देन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और उसका एरिया दिया गया है कितना, 600 मीटर एरिया दिया गया है उसका, ठीक है, और बोला गया है कि हाइपोटेनस जो है उसका बेस से डबल है। अगर बेस मान लेते हैं x है तो हाइपोटेनस 2x है, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हाइपोटेनस बेस है 1 के बराबर x है और ये 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। 1 √3 2 होता है हाइपोटेनस में, ऐसे भी निकाल भी सकते हैं। अगर ये 1 है ये 2 है, ये मान लेते हैं ये 1 है, x नहीं मानते हैं, ठीक है, x अभी नहीं मानते हैं। बोला क्या गया है, हाइपोटेनस जो बेस का 2 गुना है, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 यानी कि √3 हो जाएगा। अब x मान लो ये x है, ये 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3x, ठीक है। अब बोला गया है एरिया है इतना, एरिया इसका कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू √3x इंटू x, इतना बराबर दिया 600 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से और बोला क्या गया है कि उसका हाइपोटेनस जो है कितना ज़्यादा है बेस से, हाइपोटेनस कितना ज़्यादा है बेस से, बेस है उसका x यूनिट है और हाइपोटेनस है 2x यूनिट, तो कितना ज़्यादा x यूनिट है, यानी कि हमसे पूछा क्या गया है, x का वैल्यू निकालना, हमें x का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 गुना 2/√3, x का वैल्यू निकाल देंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। √3 को ऊपर ले लेते हैं, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये 200 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400√3, और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.732 होता है, 2 छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 बचेगा 7 चौके 28 1 29 और 492 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 492, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, √492। अब देखो सॉरी यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ 6 होगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, 4 तिया 12 बचेगा 1, 7 चौके 28 1 29 बचेगा, फिर 2 4 एकम 4 2 6, 692 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √692 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किसके स्क्वायर के आसपास, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है कितना, 676 है, ठीक है, 676, तो ये अप्रॉक्स में किसके आ रहा है, ये अप्रॉक्स में 26 पॉइंट कुछ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26.32 ने मैंने अप्रॉक्स में आ जाएगा, ये 26 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में 26 के अप्रॉक्स है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 10a + sin a = x दिया हुआ है, 10a - sin a = y दिया हुआ है, हमसे पूछा गया x² - y², तो x² - y² निकाल देते हैं, x स्क्वायर करेंगे इसका, x स्क्वायर करते हैं तो 10a का स्क्वायर प्लस sin a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a इंटू sin a हो जाएगा, फिर माइनस y स्क्वायर करना है, y स्क्वायर करते हैं, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर भी हो जाएगा 10a का स्क्वायर प्लस sin a का स्क्वायर माइनस 2 10a इंटू स्क्वायर करना प्लस माइनस 2a इंटू साइन a हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर में माइनस करना है, y स्क्वायर तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना बचेगा, 210a इंटू साइन a प्लस 210a इंटू साइन a, यानी कि 410a साइन a बच जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 410a साइन a आता है। ये पहला ऑप्शन दिया है √xy, x
कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 10a प्लस साइन a इंटू 10a माइनस साइन a, ठीक है। एक्स वाई करना है रूट अंडर, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी कि 10a², पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, 10a² माइनस साइन a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला होता है 10a² माइनस साइन a² का डायरेक्ट फार्मूला होता है 10a² इंटू 10² a इंटू साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लेना आप लोग, बहुत हेल्पफुल होता है इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में। 10² a माइनस साइन स्क्वायर a का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 10² a इंटू साइन स्क्वायर a। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 10 रूट अंडर 10² a इंटू साइन स्क्वायर a, रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10a इंटू साइन a, ठीक है। 10a इंटू साइन a, रूट एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला है 10a इंटू साइन a, लेकिन x² माइनस y² का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10a इंटू साइन a, तो ये वैल्यू रूट अंडर एक्स वाई नहीं होगा इसका। अब देखो इस ऑप्शन में आते हैं, इस ऑप्शन में देखो 4 मल्टीप्लाई है, रूट एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला है 10a इंटू 4 साइन a, और बाहर इसमें 4 मल्टीप्लाई है, तो यानी कि यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 4 इंटू रूट एक्स वाई, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, देयर आर 2 सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल विथ सेंटर O इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल विथ सेंटर A इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग 2 सर्कल एट पॉइंट P and Q। कुछ नहीं, इतना लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, यानी कि इनका जो इस सेंटर के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेडियस का सम हो जाएगा सेंटर के बीच का दूरी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू इन दोनों के सेंटर के बीच का जो दूरी होता है उसका स्क्वायर, इन दोनों के सेंटर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 12 + 15 17 का स्क्वायर, माइनस इनके रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। रेडियस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 - 5 जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये a + b 17 + 7 24, a - b 17 - 7 यानी कि 10, तो रूट अंडर 240, रूट अंडर इस ये क्या है 16 × 15 होता है 240, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा था बस उसमें। अब देखो, आउट ऑफ 200 पीपल 50 पीपल्स एवरेज मार्क्स इज 40 एंड द रिमेनिंग 50 पीपल एवरेज इज 60, फाइंड द पीपल्स वेटेड एवरेज। तो ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है, ऐसे वेटेड एवरेज करके ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है, 200 पीपल का एवरेज पूछ रहा है कि तो एवरेज मार्क्स क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब देखो 50 पीपल का एवरेज कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और 150 पीपल का एवरेज कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 से ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, 50 से ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। या तो इसको जो बेसिक मेथड है एवरेज का उससे कर लो, या फिर डेविएशन से कर लो, हम डेविएशन से ही करते हैं। तो डेविएशन से इसका मान लेते हैं 40 था एवरेज, तो इसमें तो कोई कुछ बढ़ेगा या घटेगा नहीं, इसमें बढ़ेगा, इसमें कि ये कितना 40 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 तिया 20 ज़्यादा है, इसमें तो 3 से गुना होगा, 20 तिया 60, और तो ये जो 20 तिया 60 है एक्स्ट्रा है वो कितने में बटेगा, सब में बटेगा, ठीक है, सब में बटेगा। सब कितना है 3 1 4 है, यानी कि 40 + 20 तिया 60 बटे 4 15, तो 40 + 15 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ऐसे भी अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज डायरेक्ट एवरेज भी निकाल सकते हैं, 40 से कम 40 + 6 60 तिया 60 × 3 कितना हो जाएगा 180 बटे 4, यानी कि 220 बटे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 55 ही आ जाएगा, 250 पीपल का एवरेज आ जाएगा, ठीक है 55। नेक्स्ट सवाल है, इन 2 सक्सेसिव ईयर 75 and 50 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी अपीयर्ड एट द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 84% and 52% ऑफ देम पास, द एवरेज रेट ऑफ पास परसेंट। देखो 2 साल में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे कंपनी में, पहले साल 75 लोग अपीयर किए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में, और दूसरे साल 50 लोग अपीयर हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में।
पहले साल का जो है एपियर का पास परसेंट कितना है, 84% है, और दूसरे साल का पास परसेंट का, दूसरे साल जो एम्प्लॉय मतलब एपियर हुए थे एग्ज़ाम में, उसका पास परसेंट कितना है, 52% है। तो इनका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज निकाल दो। 25 तिया 75, 25 दूना 50, 84 तिया कितना होता है, 84 तिया होता है 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25% प्लस 52 दूना 104%, ठीक है, बाय 3 2 5, इतना का वैल्यू निकाल दो। आंसर आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ पास परसेंट आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 356% बटे 5, 7 5 7 35, 5 एकम 5, 71.1/5% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है 2 सर्कल ऑफ रेडी 3 यूनिट एंड R unit respectively have a 6 unit distance between their center. If the length of direct common tangent is 55 unit root 55 unit, then value of R. अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का अभी भी मैंने फार्मूला बताया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होता है रूट अंडर उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना दिया हुआ है, रूट 55 दिया हुआ है, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट दिया हुआ है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस और इनके रेडियस का डिफरेंस R मान लेते हैं, R बड़ा है, सब देखो 3 यूनिट से सब बड़ा है, या फिर 3 ही है, या फिर सब बड़ा ही है, तो हम मान लेते हैं R बड़ा ही होगा 3 से, इसका स्क्वायर। तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट 53 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू 36 प्लस R माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर ले जाएंगे इसको, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो R माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 35 यानी कि 1, तो R माइनस 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है द प्राइस ऑफ ए फैन इज 4400, ए मर्चेंट वांट टू मेक प्रॉफिट 24% बाय सेलिंग इट एट द टाइम ऑफ सेल, मर्चेंट डिक्लेयर ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है फैन का, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो CP से MP का रेशियो क्या हो जाएगा, CP से MP का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 12% का, 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 24, यही आ गया CP से MP का रेशियो, ये 88/124 आ गया। CP कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है ना, 4400 दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 4400, यानी कि कितना हो रहा है, ये 50 गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 50 गुना हो जाएगा। MP भी, तो MP कितना हो जाएगा, यहाँ से MP हो जाएगा आपका 5 चौके 20, बचेगा 2, 16 12 पंचे 60, 2 62, तो 6200 हो जाएगा इसका MP, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो CP से MP का रेशियो निकालना आसान होता है। CP से MP का रेशियो निकालने के लिए फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ सिल्वर एंड हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, इफ द थिकनेस ऑफ सिल्वर इज 0.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर यूज्ड इन मेकिंग बॉल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। जो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो है इनर डायमीटर दिया हुआ है कितना, इनर डायमीटर दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का इसका इनर डायमीटर दिया, और थिकनेस कितना दिया हुआ है इसका, थिकनेस दिया हुआ है 0.5। हमसे पूछा गया है इसका कि बॉल बनाने के में जो इसका वॉल्यूम पूछा गया है, डायरेक्ट बॉल बनाने में जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हेमिस्फीयर का
वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई, और ये हेमिस्फेरिकल हॉलो हेमिस्फेरिकल हो जाएगा ना, तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, यानी कि पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब, बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई बड़ा आर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 यानी कि 2.5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी, यानी कि 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि 6.25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ए बी यानी कि 2.5 इंटू 2 5। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 2.3 इंटू पाई इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इंटू ये कितना हो जाएगा 6 4 10.25 15.25 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, वो पाई को ले लेते हैं 3.14 इंटू 3 इंटू 15.25। ठीक है, ये 3 से लगभग कितने बार में कटेगा, 3 × 5 = 15, 0.0 3 × 8 = 24, 5.08 से ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को 5.08 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौके 32, बचेगा 3, 14 8 112, 1 11 1 आ जाएगा 24 1 25, 0 0 0, 5 चौके 20, 14 25 70 होता है 7, और यहाँ 5 दिया 15, यानी कि ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 5 7 2 9 और 15, और 4 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 15.95 आ गया। तो अप्रॉक्स में से 15.96 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 माइनस कॉस इनवर्स 15/17। देखो इसी सवाल को लेके सब लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ से द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है बहुत, अभी इसके आड़े में बहुत लोग अपना कोर्स बेचेंगे कि अब नया चीज़ पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत इजी होता है इसको बनाना। हम मान लेते हैं इसको x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, जैसे कॉस इनवर्स 7/25 को हम माने हैं 7/25 को हम माने हैं x, तो यहाँ से cos x क्या हो जाएगा, इन्वर्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, उसी तरह से cos इन्वर्स 15/17 कितना है माने हम लोग y माने हैं, तो यानी कि cos y कितना हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकाल x, हमें क्या निकालना है x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। x माइनस वाई का वैल्यू हम क्या कर देते हैं साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साइन से बाहर, साइन बाहर लेते हैं। साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई होता है। अब देखो cos x तो पता है हमको, sin x इससे कैसे पता चलेगा, जैसे sin x कैसे निकलेगा, cos x होता है बाई p, b दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और h दिया हुआ है कितना b/h होता है cos x, तो b दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो p कितना आ जाएगा यहाँ से 24 आ जाएगा, तो यानी कि 24/25 हो जाएगा sin x, और यहाँ से 7 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से साइन y कितना आ गया, साइन y आ जाएगा 8/17। ठीक है, साइन x कितना हो जाएगा, साइन x कितना निकला 24/25 गुना कॉस y कितना है 15/17 माइनस कॉस x कितना है, कॉस x है 7/25 गुना साइन y कितना है 8/17, 24 गुना 15 कितना होता है
15 चौके 60 बचेगा 6, 15 3 30 से 36, 360 बटे 17 पचे 85 बचेगा 8, 17 दूना 34, 8 42, 425 माइनस 8 सत्ते 56 बटे 425 हो जाएगा। यानी कि साइन x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो 425 एलसीएम हो जाएगा 360 माइनस 56 यानी कि 304 बटे 425 आ गया। ये क्या आ गया, साइन x माइनस वाई का वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है हमें। x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई यहाँ से हो जाएगा साइन इन्वर्स 304 बटे 425 हो जाएगा, सिंपल। और x आगे ही गया, x माइनस वाई का वैल्यू। x किसको माने थे, कॉस इन्वर्स 7/25 को, और y किसको माने थे, कॉस इन्वर्स 15/17 को। तो यही आ जाएगा इसका आंसर। इजी था, कुछ नहीं करना है, बस जब जो भी इन्वर्स दिया हुआ है उसको मान लो और साइन लगा दो, फिर साइन x माइनस वाई का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा आंसर, आसानी से निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले, ए सम ऑफ 5000 वाज लेंट टू 2 people, one at a rate of 16% and other at a rate of 24%. If the simple interest after 1 year is 960, what is the sum lent at higher rate? देखो 500 मेरे पास मान लेते हैं 5000 रुपया है, तो मैंने दो लोगों को उधार दिया, कुछ अमाउंट दोनों को कुछ मान लेते हैं, इसमें 5000 में से कुछ अमाउंट इसको दिया और कुछ अमाउंट इसको दिया, ठीक है। तो इसको जो है किस रेट पे दिया, पहले आदमी को किस रेट पे दिया, 16% के रेट पे, और दूसरे आदमी को 24% के रेट पे दिया। एक साल बाद जो है हमको इन दोनों से इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 960 रिसीव हुआ है। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 160 एक साल बाद, निकाल लेते हैं कितना परसेंट, 5000 का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा 5 से 19 पचे 95.2, 19.2% आ गया, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को 16% का रेट और सेकेंड पर्सन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना था, 24% था। और ओवरऑल हमको एक साल में कितना रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना मिल रहा है। एलिगेशन लगा दो, अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.2 माइनस 16 करेंगे तो 3.2, और 24 में से 19.2 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा, ठीक है। कटा देते हैं, 16 3 48, 16 दूना 32। तो 3:2 में जो है अमाउंट को डिवाइड करके दोनों को दिया था, ठीक है। तो यानी कि 3 2 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 5000, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सम लेंट एट हायर रेट। हायर रेट कितना है, 24% पे जो हायर रेट वाले को कितना अमाउंट दिया है हम लोगों ने, 2 यूनिट दिया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू है 5000, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इट्स 2 कोड AB and CD इंटरसेक्ट each other at P internally within the circle। फिर देखो एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, ठीक है। AB और CD, AB और CD 2 कोड है, और ये दोनों इंटरनली बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है कितने पे, कौन से पॉइंट पे, P पे इंटरसेक्ट करता है। AB का लेंथ दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, PB कितना दिया हुआ है, PB दिया हुआ है 24। ये AB दिया हुआ है 24, AB दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, और PB दिया हुआ है 14। तो AP का लेंथ क्या हो जाएगा, 22 - 14 8 हो जाएगा। PB और CP कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है, PD का लेंथ। तो यहाँ से हमें क्या पता है, इस सर्कल का एक प्रॉपर्टी होता है AP इंटू फार्मूला होता है AP इंटू, जब दो कोड एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो फार्मूला होता है AP इंटू PB इक्वल टू होता है CP इंटू PD, ठीक है। AP का लेंथ कितना है, 8 है, PB का लेंथ कितना है, 14 है, CP का लेंथ कितना है, 14 है, तो PD का लेंथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी, CP का लेंथ कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है ना। CP का लेंथ दिया हुआ है 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो PD का लेंथ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट 4 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का है, ये शैडो कास्ट करता है 4 मीटर का, ठीक है। एट दी सेम टाइम उसी दिन का कोई, जैसे मान लेते हैं कि 11 बजे, इस तरह से 6 मीटर का 11 बजे 6 मीटर का शैडो जो है वो 6 मीटर पोल का शैडो 4 मीटर दिखा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है एट दी सेम टाइम ए 28 मीटर टावर, ए 28 मीटर लॉन्ग टावर कितना कास्ट करे, एट दी सेम टाइम यानी कि 11 बजे ही एक जो है किसी लेंथ का एक टावर जो है कितना यूनिट का शैडो कास्ट करता है, 28 मीटर का शैडो कास्ट करता है। तो 11 बजे अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो इसका भी तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ही होगा। 11 बजे एंगल ऑफ एलिवेशन तो इस सारे का सेम ही होगा, यानी कि ये 7 गुना है, 4 सते 28 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ भी क्या होगा 7 गुना होगा, ठीक है। 7 गुना हो जाएगा, 7 छके 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 मीटर। नेक्स्ट सवाल 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड इंड टू इंड, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। 3 क्यूब है, उसका लेंथ है मान ले ईच साइड है कितना 5 है, इसको जोड़ा गया इस तरह से जोड़ा गया इसको, ठीक है। बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा इसको, 5 क्यूब को जोड़ा गया जिसका ईच साइड का लेंथ कितना है 5 का है, तो ये एक क्यूबाइड बन जाएगा। क्यूबाइड का लेंथ कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ हो जाएगा 15, ब्रेथ रहेगा 5 ही, लेंथ रहेगा 15, ब्रेथ रहेगा 5 ही और हाइट भी रहेगा 5 ही। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB यानी कि 15 × 5 = 75, LB BH यानी कि 25 और LH यानी कि 15 × 5 = 75, 2 गुना 75 + 25 कितना हो जाएगा 100, 100 + 75 175 गुना हो जाएगा। तो 175 गुना 2 कितना होता है 350। नेक्स्ट सवाल एक पोमीग्रेनेट जूस कंटेन 10% sugar solution and orange juice contain 30% sugar solution. What is the percentage of sugar solution in a mixture of 2 liter pomegranate juice and 3 liter orange juice? एक पोमीग्रेनेट जूस में 10% शुगर सॉल्यूशन है और ऑरेंज जूस में शुगर सॉल्यूशन कितना है 30% है। अब बोला गया है कि 2 लीटर के पोमीग्रेनेट जूस में और 3 लीटर ऑरेंज जूस को मिक्स किया गया है, तो उसमें शुगर सॉल्यूशन का मिक्सर में उसका परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। शुगर का जो है सॉल्यूशन का परसेंटेज पूछा गया है 2 लीटर पोमीग्रेनेट जूस और 3 लीटर ऑरेंज जूस में। तो 2 लीटर पोमीग्रेनेट जूस में शुगर सॉल्यूशन कितना होगा 2 गुना 2 × 10% इसका आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 लीटर ऑरेंज जूस में शुगर सॉल्यूशन कितना होगा इसका 3 का 30%, 3 लीटर का 30%, ठीक है, बटे टोटल कितना होगा 5 × 100 कर दो, यही उसका आंसर आ जाएगा, इतना ही परसेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का 10% कितना होता है 0.2 हो जाएगा, प्लस 3 का 30% कितना हो जाएगा 0.9 बाई 5 × 100, तो 1.1 बाय 5 × 100, 5 से इसको कटा ही लेते हैं, ये 20 बार में कटेगा, यानी कि 1.1 × 20 हो जाएगा, यानी कि 22% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 22% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड यूजिंग वेट 27% लेस देन ट्रू वेट एंड क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइज, हिज गेन परसेंट। अब देखो एक शॉपकीपर जो है बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही सामान को बेच रहे हैं, लेकिन वो बेचते समय क्या करता है 27% कम वजन देता है, ठीक है। तो उसका बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट क्या होगा, ठीक है। वो बेचता कितना है, मान लेते हैं 100 ग्राम का कोई सामान था, वो बोलता था हम 100 ग्राम देते हैं आपको, लेकिन वो देता कितना है, देता है वो 100 का 27% कम, यानी कि कितना हो जाएगा 73
73 ही देता है, यानी कि वो पैसा लेता है 100 ग्राम का, लेकिन उसका लागत मूल्य क्या है दुकानदार का, 73 ग्राम का ही लागत मूल्य है। तो उसको फ़ायदा कितना का हुआ, 27 का फ़ायदा हुआ। किस में फ़ायदा हुआ, 73 में फ़ायदा हुआ। यही उसका परसेंट, इसको 100 से इंटू कर देंगे तो यही उसका परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 2700 को भाग दे देंगे 73 से, इसको 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 7 तिया 21, बचेगा कितना, बचेगा 51 और यहाँ पे 0, और 7 से अगर लगाते हैं 7 तिया 21 और बचेगा 2, 7 से 49, 2 51, यानी कि 3.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 37% के आसपास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू द सम ऑफ इट्स मीडियन। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो पूछा गया इसके पेरीमीटर का रेशियो, इसके पेरीमीटर और जितना भी मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा, 3 मीडियन होगा, तीनों मीडियम के सम का रेशियो पूछा गया है, उसके पेरीमीटर और तीनों मीडियम के सम का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 + 16 + 16 48 हो जाएगा। और इसका जो मीडियन कितना होता है, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/2a, ए कितना है 16 × 3 मीडियन होता है तो 3 गुना कर देंगे, 2 से 8 बार में जाएगा, 8 तिया 24, 24 से ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2:3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है A and B are two station 420 किलोमीटर अपार्ट, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A at 11 AM and travel towards B at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। Another train starts from B at 12 noon and travel towards A at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। At what time do they meet? देखो, 2 स्टेशन है A और B, इसके बीच का लेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 420 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन A से 11 बजे चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, 11 AM से कितने के स्पीड से चलता है, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। फिर बोलता है दूसरा ट्रेन 12 बजे चलना स्टार्ट करता है, 12 बजे B पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, 30 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से इधर चलना, इसके तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो बोल रहा है कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये इधर B की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है ये वाला ट्रेन, और ये वाला ट्रेन जा रहा है B से A की तरफ। अब ये देखो, ये तो 12 बजे स्टार्ट किया है, तो 12 बजे तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, इसका स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो ये 12 बजे कहाँ पे होगा, 12 बजे A से जो ट्रेन चला है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे, यानी कि अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 420 - 70 कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर। अभी 12 बजे जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर है। तो अब 350 किलोमीटर का डिस्टेंस इसी के बीच में कहीं पे ये दोनों मिलेगा, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड हो जाएगा इसका रिलेटिव स्पीड, दोनों को जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जुड़ता है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने घंटे बाद मिलेगा दोनों, तो डायरेक्ट डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड कर दो, टाइम क्या हो जाएगा 350/100, यानी कि 3.5 आवर के बाद दोनों मिलेगा। 3.5 यानी कि 3 आवर, और 0.5 मतलब 1/2 यानी कि 30 मिनट, यानी कि 12 बजे, यहाँ पे 12 बजे था, यहाँ पे ये लोग 12 बजे एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया था, तो 12 बजे से 3 बजे 3 घंटा 12 बजे से 3 घंटा 30 मिनट बाद, यानी कि 3.3 PM पे जाके दोनों मिलेगा एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मीरा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, नीना इन 30 डेज एंड सीमा इन 40 डेज। मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन मीरा was replaced by Nina. In how many days altogether was the work completed? ठीक है, मीरा जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, नीना
30 दिन में और सीमा 40 दिन में। तो टोटल काम निकाल देते हैं। टोटल काम इनका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम होगा टोटल काम 20 से ये 6 बार में नीना का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, ये मीरा का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, नीना का एफिशिएंसी क्या होगा 120/30 4 हो जाएगा, और सीमा का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 120/40 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है मीरा और सीमा 4 दिन काम करती है, मीरा और सीमा 4 दिन काम करती है। एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करती है, 6 3 9 चौके 4, एक दिन में 9 काम करती है। 4 दिन में मीरा और सीमा 4 दिन में कितना काम करेगी, 9 चौके 36 काम करेगी। 36 काम हो गया, बचा कितना, अभी कितना काम बच जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 84 काम बचा है। ठीक है, 84 यूनिट काम अभी भी बचा है। अब बोल रहा है उसके बाद 4 दिन मीरा और सीमा के काम करने के बाद जो है मीरा वाज रिप्लेस्ड बाय नीना, मीरा के जगह अब नीना आ गई। ठीक है, तो कितने दिन में जो है काम कंप्लीट हुआ, यही पूछ रहा है। अब जो है मीरा की जगह नीना आ गई, तो मीरा की जगह नीना आ गई, तो 4 3 7 से नीना और सीमा एक दिन में कितना काम करती है, 4 3 7 काम करती है। ठीक है, तो 84 काम कितने दिन में करेगी, 7/84/7 कर देंगे, 12 दिन में काम करेगी। तो मीरा और नीना कितना दिन काम की, 12 दिन काम की, और नीना और सीमा जो है कितने दिन काम की, 12 दिन काम की, और मीरा और सीमा कितने दिन काम की थी, 4 दिन। तो टोटल काम कितने दिन हुआ, 16 दिन काम हुआ। ठीक है, चलो यही था 11 जुलाई का, यही सारा सवाल था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मतलब उस तरह का चैलेंजिंग नहीं लगा, बस इजी ही था सारा सवाल, थोड़ा अच्छा था, और ये पैटर्न रिपीट हो सकता है, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को लिया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए।